हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। और अब जो है हम आज फाइनल अकाउंट्स का फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हमारा पार्ट 4 लेक्चर है और इसके अंदर हमने जो है वो फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिसाइड किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 19,700। तो पहला इफेक्ट जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700। पहला इफेक्ट गया हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। दूसरा इफेक्ट जाता है हमारा असेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक 19,700। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पहले ही मैंने इन्फॉर्म किया था अपने सबसे पहले लेक्चर के अंदर कि इस साल ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको जो है वो 6 एंट्रीज बताई थी जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाती है, और मैंने वही बता दिया था कि इन 4 में से एक एडजस्टमेंट आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो वैसे ही है यहाँ पर बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 3,000 उसकी वैल्यू दी है। इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा पीएनएल में 2 एडवर्टाइजमेंट 3,000। ठीक है, यहां पर जब हमने लिखा ट्रेडिंग में तो हमने लिखा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3,000, लेकिन गुड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट है। बहुत अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। हम टीवी पे दे सकते हैं, हम बड़े बिलबोर्ड्स लगा सकते हैं, हम फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया गुड्स का फ्री में, तो यह जाता एक्चुअल में एट द एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट में। तो इसके सेकंड इफेक्ट में पीएनएल में हम लोग लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 3,000। फिर आप देखो थर्ड एंट्री, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर। तो मोटिव पावर जो है हमारा ट्रेडिंग की एंट्री है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू मोटिव पावर। अमाउंट दिया हुआ है, मिडिल में मोटिव पावर 1350। इसमें से अमाउंट लेस करना पड़ेगा। अमाउंट लेस क्यों करना पड़ेगा? 1350 जो है ये मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है, तो इसको मैंने ब्लू पेन से लिखा है। इसमें से लेस कर देंगे डिपॉजिट, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है। वो जो अमाउंट गया है ना वो डिपॉजिट में गया है, तो उसको हम एक्सपेंस में नहीं गिन सकते। डिपॉजिट हमारा असेट होता है, तो हम एक्सपेंस में से इसको लेस करेंगे, तो ये बचेगा 850। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है 850 भी मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ 500 को ही बाहर लिखना है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे डिपॉजिट मोटिव पावर डिपॉजिट 500। ठीक है, तो यहां पर देखो जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है उसको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, और यहां पर भी क्योंकि एडजस्टमेंट का अमाउंट ही आता है। बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, कोई और अमाउंट डाल देते हैं सेकंड इफेक्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एडजस्टमेंट के अमाउंट के ही 2 इफेक्ट आएंगे। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एट 5%। तो बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है बिल्कुल एंड में, फोर्थ लास्ट एंट्री है। 88,000 जो है बिल्डिंग की वैल्यू दी है। $88,000 और डेप्रिसिएशन कहा है 5%। तो ये हो जाएगा 5%, आप कैलकुलेट कर लो,
4400 जो है ये इसका 5% हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया है उसको मैं ब्लू में लिख देता हूं, 88,000 और 5 गया 88 में से तो बचा 83,600। इसको भी ब्लू से ही लिखता हूं। 83,600, 4,400 ग्रीन में लिखा है, दैट मीन्स इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है और कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, और डेप्रिसिएशन पीएनएल का एक्सपेंस होता है, तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,400, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। $4,400 हमने आउटर कॉलम में ले लिया। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट देखेंगे, राइट ऑफ 2,000 और सिक्स्थ एडजस्टमेंट, इन दोनों को साथ में देखना पड़ेगा। राइट ऑफ ₹2,000 for bad debts and maintain RDD at 3% on debtors, और सिक्स्थ एडजस्टमेंट में बोल रहा है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। ठीक है, तो अगेन सीक्वेंस का प्रॉब्लम है। यहां पर डेटर्स का जो अमाउंट है उसके अंदर पहले हमको बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है उसको पहले उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो पहले सिक्स्थ वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद जो है वो फिफ्थ वाली करेंगे। डेटर्स में ऐड करना पड़ता है डिसऑनर्ड बिल। सो हम लोग देखते हैं डेटर्स का अमाउंट कितना है। डेटर्स का अमाउंट ऊपर ही दिया हुआ है, फिफ्थ एंट्री है शायद, 47,500। डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 47,500। इसके अंदर डिसऑनर्ड जो सिक्स्थ एडजस्टमेंट है, 4,000 का बिल जो है वो डिसऑनर्ड हुआ है, तो 4,000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 51,500। ठीक है, डिसऑनर्ड का सेकेंड इफेक्ट तुरंत ही आ जाता है। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बिल्स रिसीवेबल में। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बिल्स रिसीवेबल में। अमाउंट देखिए यहां पर दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल का, उसके नीचे ही है 22,000। बिल रिसीवेबल इज 22,000। यह अमाउंट जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया है, यहां पर इसमें से लेस करना होगा डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल का अमाउंट है 4,000। तो अब बिल रिसीवेबल का नेट अमाउंट बचा हमारे पास 18,000। ये एडजस्टमेंट थोड़ा रेयर है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल डिसऑनर्ड हुआ, पहले इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ऑल्दो ये एडजस्टमेंट नंबर 6 है। तो पहले जब बिल डिसऑनर्ड हुआ मतलब बिल की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई। तो जैसे ही आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे चैप्टर हम लोग उसमें इस चीज को डिटेल में करेंगे। बिल जैसे ही डिसऑनर्ड होता है वैसे ही वो बिल नहीं रहता है, उसको तुरंत जो है जो भी हमारा कस्टमर था या डेटर था उसके नाम पे चला जाता है अमाउंट।
तो बिल रिसीवेबल में से वो अमाउंट लेस हो जाता है और तुरंत वो अमाउंट जो है वो डेटर्स में चला जाता है। तो जो डेटर्स हमारा 47,500 था, डिसऑनर्ड बिल का अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद वो अमाउंट हो गया 51,500। अब इसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 है, हम उसको यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें से पहले लेस करना पड़ता है बैड डेट्स। ये बैड डेट्स न्यू है, मोस्टली अमाउंट डायरेक्टली दिया होता है, 2000 अमाउंट है। इसको लेस करना है। सो 51,500 में से 2000 लेस कर देंगे अगर, तो बचेगा 49,500। और इसके साथ में एक और एंट्री भी है, फर्दर लेस करना है आरडीडी न्यू। अब आरडीडी न्यू कितना कहा है, 3% कहा है। तो 495 का 3%, 49,500 का 3%, तो 1% जो है 495 है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 1485। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, माइनर कैलकुलेशन है इसलिए मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाता हूं, आप खुद से देख सकते हो। तो 49,500 में से 1,485 डिडक्ट कर देंगे तो ये अमाउंट बचेगा 48,015। 100 में से 85 गया तो 15 बचा, और 400 में से 400 गया तो 0, 49 में से 1 गया तो 48। करेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट इसका ले लेंगे पीएनएल अकाउंट में। अब यहां पर देखिए आप, पीएनएल के लिए बैड डेट्स गिवन नहीं है, ना ही आरडीडी दिया गया है। काफी इस बार जो है अक्सर प्रॉब्लम्स में बैड डेट गिवन नहीं है, इससे प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गया है। ना ही बैड डेट है ज्यादातर प्रॉब्लम्स में, ना ही आरडीडी है। तो अब जो भी इफेक्ट्स हैं दोनों वहीं से आ रहे हैं। तो एडजस्टमेंट है 2 बैड डेट्स न्यू 2000, इसमें ऐड करना है आरडीडी न्यू 1485, इसका टोटल हो जाएगा 3485। ठीक है, इसके साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो फिनिश हो गए। अब सिर्फ पोस्टिंग रह गई है। अब फटाफट इसकी पोस्टिंग कर देंगे और ये प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो जाता है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 18,700 टू ओपनिंग स्टॉक 18,700। उसके बाद जो है परचेसेस है 65,000। रिटर्न्स है क्या प्रॉब्लम में? रिटर्न्स नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे टू परचेसेस 65,000। साइमल्टेनियसली दिया हुआ है बाय सेल्स 185,500। ठीक है, फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी शुरुआत में ही मैंने सिखा दिया था। टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, टू वर्क्स मैनेजर सैलरी जो है वो ट्रेडिंग का एक्सपेंस होता है। शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लिया है, उसके अंदर आप देख सकते हो मैंने इस चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर वहां देखोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, इसीलिए अलग से कर दिया था ताकि बार बार जो है वो सिखाना ना पड़े। 2,300। नेक्स्ट देखो
परचेज सेल्स हो गया, वर्क मैनेजर सैलरी, कैपिटल 75 एंड 40 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 40,000। अब आप नेक्स्ट देखो, कैपिटल हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स 35,000। क्रेडिटर्स 35,000, देन वेजेस एंड सैलरी 4,000। वेजेस एंड सैलरीज जो है वो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है, टू वेजेस एंड सैलरी 4,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट यहां पर इसका दिया नहीं है। अब अगर आप देखो तो वेजेस जो है वो पहले वर्ड यूज हुआ है, वेजेस एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग का, और सैलरी अगर खाली सैलरी होता तो वो आ जाता आपका पीएनएल में। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तब भी वो आ जाता पीएनएल में। ये एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी होती है, जो वर्ड पहले होता है उसको वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर वेजेस पहले है तो इसको वेजेस माना जाएगा, अगर ये सैलरीज एंड वेजेस होता तो इसको सैलरीज माना जाता, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सिंगल सिंगल होगा, खाली वेजेस बोला तो ट्रेडिंग, खाली सैलरी बोला तो पीएनएल, या फिर हम ये देखेंगे कि इसमें पहले क्या है, सैलरीज वर्ड पहले दिया है या वेजेस वर्ड पहले दिया है। तो यहाँ पर वेजेस वर्ड पहले दिया है तो यानी ये ट्रेडिंग का एक्सपेंस माना जाएगा। फिर आप देखो बिल रिसीवेबल हो चुका है, बिल्स पेबल 27,300। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो डिस्काउंट है गिवन 400, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है। डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट साइड में दिया है। क्रेडिट की एंट्री मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, डेबिट की एंट्री डेबिट में जाती है फाइनल अकाउंट्स में, और क्रेडिट की एंट्री क्रेडिट में जाती है। तो डिस्काउंट जो है वो डेबिट भी होता है, समटाइम्स क्रेडिट भी होता है। हमको देखना ये होता है कि वो अमाउंट दिया कौन सी साइड पर है। तो डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे दिया है तो उसको हम जो है वो क्रेडिट में डालेंगे, बाय डिस्काउंट 400 इज द अमाउंट। तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में चला जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद मोटिव पावर हो चुका है, कस्टम ड्यूटी 1,500 टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी जो है वो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है। सॉरी, तो इसको भी जो है वो हम ट्रेडिंग में ले लेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी देखो आप क्रेडिट साइड पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट में एंटर करेंगे, बाय इंटरेस्ट 1,300। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया है। देखो अभी अभी मैंने आपको बोला था कि वेजेस जो है वो ट्रेडिंग की एंट्री है, लेकिन ये चीज मैंने अपने पहले लेक्चर में बता दी थी कि अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है वो पीएनएल का एक्सपेंस है। टू अनप्रोडक्टिव वेजेस अमाउंट है 3,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी पीएनएल का एक्सपेंस है 1,800 टू ऑडिट फीस 1,800। इसके बाद रेंट है। रेंट भी देखो डेबिट में दिया हुआ है, टू रेंट
Audit fees is 2,500. Sorry, audit fees is 2,500 and rent is 1,800. Then conveyance दिया, conveyance भी P&L का expense है. 2 conveyance amount है 2,000. देन इसके बाद देखो आप गुडविल इंटेंजिबल असेट होता है, इसको यहां डाल देते हैं. 25,000 अमाउंट दिया है गुडविल का. देन कॉपीराइट्स भी इंटेंजिबल असेट होता है. $20,000 अमाउंट है. इसके बाद जो है बिल्डिंग ऑलरेडी ले लिया है. पार्टनर्स लोन 6150 सुचिताज लोन. तो सुचिता ने लोन दिया है. सुचिताज लोन 6150. लोन जो है वो लायबिलिटी होता है, तो 6150 हमने लायबिलिटीज में ले लिया. इन्वेस्टमेंट 40,000, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो असेट है. और इसके बाद कैश एट बैंक लास्ट. कैश एट बैंक का अमाउंट है 26,000. असेट साइड तो यहां पर पूरा हो गया. लायबिलिटीज भी साइमल्टेनियसली हमने पूरी कर ली. ठीक है, अब एक एक करके इसको टैली करते हैं. तो सबसे पहले ट्रेडिंग का टोटल करेंगे. ट्रेडिंग के टोटल में आप देखो 500 and 700 is 1200, तो 200 लेंगे. 1000 कैरी अप. 10 and 5 is 15, 15 and 3 is 18, 8 1 carry up. Then 19 and 1 is 20. So this is 2,08,200. 2,08,200 is correct. 2,08,200 is the total. अब हम देखते हैं कि डेबिट का अमाउंट कितना हो रहा है. सो दो करके मैं ले लेता हूं अमाउंट ताकि आसानी हो जाए. सो ये दोनों मिलकर के हो रहे हैं 21,000. और इन तीन को अगर मैं ले लूं तो 70,500. और एक अमाउंट है 850. तो मेरे डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 350. 1 कैरी अप किया तो यहां आ जाएगा 2, और 7 and 2 is 9. So 92,350 is the total of debit side. और हमारा टोटल हो रहा है 2,08,200. क्रेडिट साइड 99% केसेस में जो है ट्रेडिंग का क्रेडिट हैवी ही होता है. तो 50 and 50 is 100. 0 1 कैरी अप 4, 4 and 8 is 12, 2 1 कैरी अप 3 and 5 is 8, and 9 and 11 is 20. So the gross profit is 11,5. Sorry, this is 11,5,850 to gross profit carried down. This is the amount. इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 115850. 115850 इसको टैली कर लेंगे.
टोटलिंग में देखो कितना आ रहा है 7 8 15 550 1 कैरी अप 116 117 117 550 यहां आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। अब इसका टोटल जरा चेक करते हैं, इसका टोटल कितना हो रहा है। यहां अमाउंट इन दोनों का अगर मैं टोटल लूं 7,400 6485 इन दोनों का टोटल अगर देखा जाए तो 4,500 और ये 1,800। सो P&L का टोटल हो रहा है दिस इज 85 8 4 4 8 8 16 और 5 21 का एक ऊपर सॉरी 2 ऊपर 9 और 6 15 और 5 20 20,185 बराबर 20,185 117 550 is the total of the credit side। तो यहां देखो कितना डेफिसिट है 85 में 65 डालेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 50 यहां 1 कैरी अप 2 and 3 is 5 और 20 में जो है 97 मिलाएंगे तो 117 होगा। $97,365 97,365 बिल्कुल बराबर आंसर है। 3:2 का रेशियो है इन दोनों का। सुचिताज अकाउंट, अब अमाउंट ट्रांसफर करना है। सुचिताज अकाउंट एंड द नेक्स्ट पर्सन इज गायत्री। गायत्री's अकाउंट 97,365 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं पहले इसको। 97,365 दोनों के शेयर जो है वो मिला करके 3:2 का इनका शेयर है। सो वी हैव टू कंसीडर इट एज 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5। तो ओवरऑल इनके 5 शेयर्स हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है, मैं एक बार आपको समझा दूं। समझो एक केक है, ओके, एक केक है और 2 फ्रेंड्स हैं, आप और मैं हो सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए। ये केक 500 का है, मेरा कंट्रीब्यूशन 200 है और आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 300 है। तो इक्वली तो मुझे नहीं लगता कि आप कन्विंस हो गए कि हम लोग 50-50 कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, हम लोग इसके 5 इक्वल पीसेस कर सकते हैं। ओके, जब इसके 5 इक्वल पीसेस करेंगे तो इसमें से 3 पीसेस आपके हो जाएंगे, 2 पीसेस मेरे। उसी तरीके से हमारा प्रॉफिट है, इसके अंदर 5 शेयर्स हैं तो पहले इसका एक शेयर निकालना पड़ेगा। जैसे केक के हमने 5 पीस किए थे, एक एक पीस अलग किया था,
उसी तरीके से प्रॉफिट के पहले 5 शेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग डिवाइड करना शुरू करें इसको, तो 5 1 जा 5 19 जा 95, 23 बचा तो 5 4 जा 23, यहां गया 36 तो 5 7 जा 35, 15 बचा तो 5 3 जा 15, तो 19 5 जा 95 और 2000 and then 73 365, करेक्ट। दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो बड़ा पार्टनर जो है वो सुचिता है। सुचिता का जो है 3 शेयर्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 उसको मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी अप, 3 4 जा 12 एंड 2 14 का 4, 1 कैरी अप, 19 3 जा 57 एंड 1 इज 58। तो इनका जो शेयर बना वो बना 58,419, 58,419। दूसरा शेयर बनेगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी अप, 2 4 जा 8 एंड 1 इज 9, 19 2 जा 38। अब दोनों का टोटल देखें तो 5 15, 1 कैरी अप, तो 1 and 5 is 6, 4 and 9 is 13 का 3, 1 कैरी अप, then 17 का 7, again 1 कैरी अप and 9। ये एग्जैक्ट है। तो यहां पर जो है हमको दोनों का अमाउंट बराबर से मिल गया। हमने उसको क्रॉस चेक भी कर लिया, बिल्कुल करेक्ट है। अब $38, what was the amount? Nine and 6 is 15 का 5, 1 carry up 6, 4 and 9 13, 8 8 16, 1 17, 1 carry up, correct। By P&L अकाउंट अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सुचिता को मिलेगा 58,419, सॉरी 58,419। इनको मिलेगा 38,946। अब अगर क्रेडिट साइड पे इसके टैली किया तो इसका हो गया 78,946। यहाँ पर डेबिट में कुछ है नहीं, तो 78,946। कुछ भी इन लोगों की ड्राइंग नहीं है, तो 78,946 यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर इसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 419
8 and 5 is 13 का 3, 1 कैरी अप, अगेन ये 13 हो गया। 133 419, 133 419, 133 419, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो बैलेंस है। इसको नीचे उतार लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो पूरा ही अमाउंट बैलेंस है 133,419 और 78946। इसको आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट सुचिता's अकाउंट, गायत्री's अकाउंट, 133,419। $78,946, 15 का 5, then 6, then 9 and 4 is 13, 3, 1 carry up, then 2, 8 and 4 is 12, then 10 and 1 11 का 1 and 1। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे 19 and 46 is 65 और 4 and 9 is 13 का 3, 1 कैरी अप, 8 3 and 1 is 12 का 2, अगेन 1 कैरी अप, 14 and 7 is 21, करेक्ट है। इसका टोटल कर लेंगे तो 65 नहीं आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 5, 6 and 5 is 11 का 1, 1 carry up, 3 and 1 4 and 1 5, 5 and 3 is 8, then 2 and 6 8, 8 and 12 20, 0, 2 carry up, 21 and 2 is 23, 23 and 3 26 and 2 28. This is 2,80,815. So ये भी जो है वो 2,80,815 ही होना चाहिए। यहाँ पे 15 तो अलग के अलग ही है, ये हो गया 15। फिर उसके बाद 7 5 and 6 is 18, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी अप, 19 and 1 is 20, 20 and 83 is 103, 103 and 48 is 151 and 18, 169, 169 and 20, 189, then 25, 189 and 25, so 11 will make it 200, 214, 214 and then 40, 254 and then 26, 60 and 80, yes 280 is correct। So friends ये भी टैली हो गया। ये हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक का, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लेंदी था। अगर इसके ट्रेडिंग को देखा जाए तो ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा हैवी था। नॉर्मली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इतना हैवी होता नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ज़्यादा हैवी था। पीएनएल अकाउंट नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा था। एसेट साइड देखो तो नॉर्मल था और बाकी आपके डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी ज़रूर था, लेकिन बहुत ही सिंपल था। खासतौर पे इसके एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल थे, इसीलिए मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल इसके एडजस्टमेंट्स थे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो वीडियो को लाइक करो, पसंद ना आए तो उसको डिसलाइक करो, ठीक है, बट प्लीज़ कम्युनिकेट करो। और आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप उसको सब्सक्राइब कर दो। पोर्शन जो है मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं आपके एग्जाम्स होने से पहले तक, ठीक है। आपका पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा
और ये जब टेक्स्ट बुक हो जाएगी तो हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे कि 10-10 प्रॉब्लम जो है वो हर चैप्टर्स के जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें और इससे आपको जो है वो मदद मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कुछ अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करो। ओके, चलो बाय।